हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि ह्यूमन सेल के अंदर होती है। और हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक ये जो सेल होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम सेल का ओवरव्यू वाला लेक्चर हम आप देख चुके हैं, वहाँ पर आपने पूरा सेल का ओवरव्यू देखा। यहाँ पर्टिकुलरली मैं आप लोगों से इंडिविजुअल एक एक पार्ट हम डिस्कस करते जाएंगे आगे आने वाली लेक्चर की सीरीज में। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है। अगर आप सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम समझना चाहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर है, जो जैसे आप एक रूम ले लीजिए, रूम के चारों तरफ दीवारें होती है और वो दीवारें रूम को प्रोटेक्ट करती है बाहर की आने वाली चीज़ों से। अंदर से बाहर जाने वालों को और बाहर से अंदर आने वालों को वो दीवारें ही प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे रूम के अंदर डोर लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास में होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहरी एनवायरनमेंट। तो जो बाहरी एनवायरनमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा बेसिकली साइटोसोल हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए बनाई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ही हो गई, और इसके जो आउटसाइड वाला एरिया हो गया वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे कि हम ECF बोलते हैं। दिस इज व्हाट अ ECF, ओके। और जो इनसाइड है वो उसमें हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें कि साइटोसोल और ऑर्गेनल्स होते हैं। तो साइटोसोल एक फ्लूइड वाला एनवायरनमेंट हमारे पास में होता है। तो अगर हम स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल स्टूडी बैरियर दैट सराउंड एंड कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्लियर। तो फ्लेक्सिबल जो है ये एक बैरियर होता है। तो ये अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें कि यहाँ पर जो है किस तरह के आयंस मूव करेंगे, किस तरह के आयंस मूव नहीं करेंगे, तो वो चीज़ होती है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बैरियर हो गया। अब दूसरा जो हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर को जो डिसाइड किया है साइंटिस्ट ने, वो बताया है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या है। मोज़ेक का वर्ड अगर ऐसा होता है, देखिए आपने कभी घरों में देखा होगा तो चिप्स लगी हुई होती है, जैसे मार्बल लगा होता है उसी तरह से चिप्स होती है। तो चिप्स में अलग अलग कलर के जो हैं छोटे छोटे जो है पत्थर के टुकड़े लगे हुए होते हैं, और वो इस तरह से हमें लगता है कि जैसे चारों तरफ जो है समुद्र है और उसमें फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी यही है कि जो मोज़ेक है वो फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है। तो अब मोज़ेक क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं जो कि फ्लूइड में फ्लो कर रहे हैं। देखिए इसको आप सिंपल से समझिए, जैसे कि एक समुद्र है और समुद्र के अंदर एक तो होता है आइसबर्ग, मतलब आइस के टुकड़े होते हैं जिन्हें आइसबर्ग बोलते हैं, तो बड़े बड़े आइस के टुकड़े, और एक होता है आइसलैंड। क्लियर। तो आइसलैंड जो है वो जमीन होती है और वो वहां से हिलते नहीं। तो एक तो ऐसा है आइसबर्ग जो मूव करता रहेगा, और एक आइसलैंड ऐसा है जो कि मूव नहीं करेगा, एक जगह स्थिर होगा। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो तो बिल्कुल स्टेबल होती है, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है सेल की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, वो एक जगह स्थिर होते हैं। बट जैसे पेरिफेरल प्रोटीन है और कुछ अलग जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये हमारा इसको आप समझ लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। आई होप आप लोगों को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझ में आया होगा। आइसबर्ग और आइसलैंड हम किसको कह रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है। किसकी होती है? लिपिड बाइलेयर की होती है, ओके। और ये लिपिड बाइलेयर की जो लेयर है, दिस इज द लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज व्हाट अ लिपिड बाइलेयर। क्लियर एवरीवन। तो अब ये लिपिड बाइलेयर की हमारे पास में लेयर होगी। अब ये लिपिड बाइलेयर जो है किन किन चीजों की बनी होती है, what it contain? So it contain three kind of compound. These compounds are basically what? Phospholipid, second one is a cholesterol and third one is glycolipid, okay। तो पहला क्या हो गया, फास्फोलिपिड हो गया। दीज आर व्हाट अ फास्फोलिपिड बाइलेयर, हम इसको फास्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। और सेकंड जो हमारे पास में है वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर रेड कलर में आपको जो शो किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रेड कलर में जो मॉलिक्यूल, रेड और ब्लू कलर में जो शो किया हुआ है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। एंड द थर्ड वन इज ग्लाइकोलिपिड। जो ग्लाइकोलिपिड है हमारा वो आप देखिए
दिस वन इज द ग्लाइकोलिपिड, जो पर्पल कलर में शो किया है ये ग्लाइकोलिपिड। अब वन बाय वन एक एक को देखते जाते हैं। देखिए फास्फोलिपिड जो है बेसिकली बाई लेयर का बना होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं फास्फोलिपिड में, वो क्या क्या होती हैं वो आप देखिए। पहला होता है इसमें फॉस्फोरस और दूसरा होता है लिपिड, और लिपिड के अंदर क्या होता है फैटी एसिड। तो पहला हमारा क्या हो गया फॉस्फोरस और दूसरा हमारा होता है लिपिड। क्लियर। अब ये फॉस्फोरस जो है वो क्या होता है बेसिकली, वो होता है हमारे पास में फॉस्फोरस का, हमारे पास में क्या हो जाएगा ये हेड जो है वो फॉस्फोरस का होता है। अगर यहाँ बाई लेयर में देखिए मैंने अलग से शो किया है आपको, जो राउंडेड कलर में है वो हेड हो गया, और ये हेड किसका बना हुआ है फॉस्फोरस का बना होता है। ओके। और यहाँ पर जो लिपिड है वो क्या है फैटी एसिड का बना हुआ, वो किसका बना हुआ है फैटी एसिड का बना हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो टेल है बेसिकली यही जो है आपकी क्या है, ये जो है आपकी फैटी एसिड की बनी हुई है। क्लियर एवरीवन। अगर हम फास्फोलिपिड का टोटल अमाउंट देखें तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा कि आपको काफी सारा फास्फोलिपिड दिख रहा है। तो फास्फोलिपिड का परसेंटेज कितना है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो फास्फोलिपिड मिलता है हमें 75%। इसका मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में 3/4 पोर्शन तो फास्फोलिपिड गई है। तो अब यहाँ पर देखिए फास्फोलिपिड अगर हम देखेंगे तो ये एम्फीफैटिक होता है। कैसा होता है ये एम्फीफैटिक होता है। ओके। एम्फीफैटिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड होंगे। तो यहाँ पर जो हेड है हमारा वो कैसा होता है पोलर होता है। ओके। और जो फैटी एसिड है वो हमारा कैसा होता है नॉन पोलर होता है। क्लियर। तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो हमारा हेड है, हेड जो है वो क्या हो गया पोलर रीजन हो गया। ओके। और ये टेल जो है हमारा हो गया नॉन पोलर हो गया। तो यहाँ पर देखिए हेड जो है दोनों साइड में अगर आप देखेंगे, सो हेड जो है वो वाटरी साइड में है। अगर आप इस साइड के हेड को देखोगे तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उस साइड में है, और यहाँ इस वाले साइड वाले हेड को देखोगे फास्फोलिपिड के तो वो साइटोसोलिक साइड में। मींस लाइक सिक्स लाइक्स मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही पसंद है। हेड पोलर है तो पोलर को वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटरी फ्लूइड जो पोलर मॉलिक्यूल है उसको पोलर ही मॉलिक्यूल पसंद होगा तो वो उसके पास ही होगा। लिपिड अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसको लिपिड ही पसंद होगा। जैसे अगर हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि अगर मैं हिंदुस्तान से अगर मैं अमेरिका में जाऊं या किसी भी और दूसरी कंट्री में जाऊं तो वहां मुझे कोई हिंदुस्तानी मिलेगा तो मुझे अपने आप उसके प्रति लगाव हो जाएगा, मैं उसी के पास जाना चाहूंगा कि वो भी मुझे चाहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो है वो प्रेम जाग जाएगा। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही पसंद होता है। आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे कि जैसे आपने काफी सारे फ्रेंड बनाए, अब जिन फ्रेंड्स की आपस में हैबिट और जिनकी नेचर मिलती है वही आगे लॉन्ग टर्म तक फ्रेंड रहेंगे, जिनकी नेचर नहीं मिलती वो बाद में फ्रेंड नहीं रहते। ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी नेचर जैसी है वही आपस में एक दूसरे के पास रहेंगे। तो यहाँ पर हेड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में और यहाँ पर साइटोसोलिक साइड में। अगर हम टेल देखेंगे तो टेल जो है लिपिड बाई लेयर का मिडिल पोर्शन बना रही है, और ये दोनों जो वाला एरिया है मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रहेंगी, आपस में एक दूसरे के पास में रहेंगी, और ये जो है नॉन पोलर रीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉन पोलर रीजन बनाएंगे। क्लियर एवरीवन। नाउ इसमें आप देखिए जो हमारा हेड है, जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया हमारा क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। पोलर एरिया क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। ओके। सो इट इज व्हाट है? हाइड्रोफिलिक। क्योंकि ये पोलर एरिया है वाटर से कंटेनिंग है तो ये कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर है तो वो कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक। क्लियर। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा नॉन पोलर कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक। इसको याद करने की भी ऐसी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप देखो टेल किसका बना हुआ है? फैटी एसिड का बना हुआ है। फैटी एसिड क्या है? लिपिड है। तो लिपिड क्या वाटर से लव करेगा क्या? नहीं करेगा। आपने कभी ऑयल अगर पानी में डाला होगा तो पानी के साथ ऑयल मिक्स थोड़ी होता है, वो उसके ऊपर ही रहता है। इसका मतलब वो मिक्स नहीं हुआ है। इसका मतलब वो क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर का, जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक। क्लियर। तो हाइड्रोफोबिक नेचर का नॉन पोलर एरिया हो गया। क्लियर एवरीवन। इसीलिए हमने इसको जो है एम्फीफेटिक बोला है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। अब यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल भी जो है हमें कितना मिलता है? 20% आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? 20% हमें क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस वन इज द कोलेस्ट्रॉल एंड दिस वन इज द कोलेस्ट्रॉल, दिस वन इज द कोलेस्ट्रॉल, हियर इज द कोलेस्ट्रॉल। नाउ कोलेस्ट्रॉल भी जो है दोनों ही लेयर, दोनों ही साइड में है। मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड में भी है और जो साइटोसोलिक साइड है उस साइड में भी है। मींस ये दोनों ही साइड में कोलेस्ट्रॉल हमें बराबर मात्रा में मिलेगा। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को देखें तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर इसी कोलेस्ट्रॉल को मैंने यहां पर बनाया है
तो यहाँ पर भी पोलर एंड नॉन पोलर एरिया है। तो यहाँ पर देखिए एक OH मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, एक OH मॉलिक्यूल, टिनी OH मॉलिक्यूल होता है। यही टिनी OH मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर देखिए आप, ये टिनी OH मॉलिक्यूल है। ये टिनी OH मॉलिक्यूल जो है, अब यहाँ पर मैं दो एरिया बना देता हूँ आपको। एक तो हो गया हमारा OH मॉलिक्यूल और एक हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल की स्टीरोल रिंग। तो जो OH एरिया है, दैट एरिया इज अ पोलर एरिया। ये कैसा एरिया है, ये पोलर रीजन है, ओके। और ये स्टीरोल रिंग जो है होती है वो लॉन्ग चेन भी होती है या फिर ब्रांचिंग भी होती है उसमें। तो यहाँ पर जो ये OH मॉलिक्यूल है, ये पोलर हिस्सा हो गया और यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, H बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। किसके साथ फॉर्म करेगा, ये जो ग्लाइकोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में जो हमारा हेड वाला रीजन है उसके साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और जो हमारे ग्लाइकोलिपिड है उसके साथ में भी क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर ये इसके साथ में क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखिए ये H बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसमें OH तो है ही सही, तो H बॉन्ड बन जाएगा। अब सेकंड हमारा जो पोर्शन आ गया वो क्या गया, स्टीरोल रिंग। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी स्टीरोल रिंग होगी और ये हाइड्रोकार्बन हो गई। ये तो ये जो टेल है वो किसकी बनी हुई है, कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। और ये हमारे पास में स्टीरोल रिंग हो गई। तो इस तरह से हमारा पूरा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हो गया। और ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, ये नॉन पोलर एरिया में होता है। क्लियर, मीन्स नॉन पोलर हो गया, मीन्स ये भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी हमारा क्या है, वीकली एम्फीफेटिक है। क्या है, वीकली एम्फीफेटिक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, वीक एम्फीफेटिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको देखोगे तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज अ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो ग्लाइकोलिपिड हमारे को कितना मिलता है, 5% में मिलता है। कितना मिलता है, 5% में। अब नेम से ही हमें पता पड़ रहा है ग्लाइकोलिपिड मीन्स ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर होंगी। अगर आप ग्लाइकोलिपिड की स्ट्रक्चर देखें तो मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ग्लाइकोलिपिड अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसमें भी जो है ये भी एम्फीफेटिक है और ये इसमें भी पोलर एंड नॉन पोलर रीजन है। सो मीन्स इट इज ऑल्सो एम्फीफेटिक एंड इट कंटेन पोलर रीजन एंड नॉन पोलर रीजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो ग्लाइकोलिपिड है, तो ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास में क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो ये पर्पल कलर में मैंने शो किया है, दैट इज व्हाट अ कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लाइकोलिपिड में क्या है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट पोर्शन एंड लिपिड मीन्स फैटी पोर्शन। और यहाँ पर ये ब्लू कलर में मैंने आप लोगों को जो शो किया है, दैट इज व्हाट है लिपिड पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। और ये लिपिड पोर्शन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पोलर हेड जो है, पोलर हेड के साथ ही कनेक्टेड है ग्लाइकोलिपिड के। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि लिपिड बाइलेयर में हमारे पास में क्या मिल रहा है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। इन तीनों में ही हमारे पास में क्या है, पोलर एंड नॉन पोलर एरिया है। और ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड दोनों ही लेयर पे मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल दोनों ही लेयर पे मिल रहा है। बट अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ग्लाइकोलिपिड है वो ओनली एंड ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में मिल रहा है। ग्लाइकोलिपिड कौन से साइड में मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलिपिड इसी एरिया में मिल रहा है, यहीं पर ग्लाइकोलिपिड मिल रहा है, इस रीजन में ग्लाइकोलिपिड नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ग्लाइकोलिपिड एक ही साइड में मिल रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोलिपिड की वजह से ही हम लिपिड बाइलेयर को क्या बोलेंगे कि लिपिड बाइलेयर जो है वो कैसी है, एसिमेट्रिक है। कैसी है, एसिमेट्रिक। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी आप लोगों के MCQ आता है कि लिपिड बाइलेयर इज सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको एसिमेट्रिक आंसर पर टिक करना है। तीनों के परसेंटेज आपसे पूछे जाएं कि फॉस्फोलिपिड कितना होता है, 75%, कोलेस्ट्रॉल 20%, ग्लाइकोलिपिड 5%। एक क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सी चीज जो होती है वो पोलर होती है और नॉन पोलर होती है। सभी में यही चीज पूछा जाएगा कि कौन सा एरिया पोलर है और कौन सा एरिया नॉन पोलर है। तो जहां पर भी फैटी एसिड वाला एरिया है वो नॉन पोलर है, और जो फैटी एसिड के अलावा वाला दूसरा जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, पोलर एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो आपको लिपिड बाइलेयर समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसी स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बोला है कि हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलेंगे। तो अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है और क्या कौन कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें दो तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन मिलेंगे। पहला हमें मिलेगा पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा मिलेगा हमें इंटीग्रल प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि दे आर
एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। तो ये एम्बेडेड रहेंगे मतलब उसमें स्थिर रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, जो लिपिड बाइलेयर है आपकी, जो फैटी लेयर है उसके अंदर रहेंगे, प्लस इनके जो इनर और आउटर एरिया है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में और इधर साइटोसोलिक साइड में बाहर निकले हुए होंगे। दे प्रोट्रूड इन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड इंट्रा सेलुलर साइड। तो इंटीग्रल प्रोटीन को हम और क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, दिस वन इज अ इंटीग्रल प्रोटीन, दिस वन इज ऑल्सो अ इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, सो दिस वन इज अ इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, सो दिस अलग अलग तरह के हमें इंटीग्रल प्रोटीन मिलेंगे एंड दिस वन इज ऑल्सो अ इंटीग्रल प्रोटीन। सो 3 तरह के इंटीग्रल प्रोटीन आपको मिल रहे हैं, और भी काफी तरह के इंटीग्रल प्रोटीन मिल रहे हैं। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन ही सेल में अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो आयन चैनल की तरह वर्क करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ आयन चैनल। ये कैसा हो गया, आयन चैनल हो गया, ठीक है। कुछ जो होते हैं जी प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं, मेम्ब्रेन हेलिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। फिर आयन चैनल्स हो गए, कुछ हमारे पास में एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं और कुछ लिंकर प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं। क्लियर, सो दीज ऑल आर इंटीग्रल प्रोटीन। अब यहाँ पर देखिए, अगर इंटीग्रल प्रोटीन जो होगा वो, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, ये लिपिड बाई लेयर के अंदर जो आपकी फैटी एसिड वाली लेयर है, हेड के बाद में जो फैटी एसिड वाली लेयर है उसमें एम्बेडेड है, और उसी के साथ में ये क्या कर जाते हैं, बाइंड भी रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर एवरीवन, तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड रहते हैं, और इन्हीं की जो आउटसाइड वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ECF के अंदर होती हैं, उसी पर कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो हैं वो भी अटैच होती हैं। फिर अगर हम आयन चैनल की बात करें जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही कुछ आयन जो हैं वो क्या करेंगे, मूव करके यहाँ आएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोर। तो आयन चैनल में ही पोर होता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल में कौन सा आयन अंदर आएगा कौन सा आयन बाहर जाएगा उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आयन चैनल है उसमें गेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ गेट। तो ये जो गेट होता है, ओके, दिस इज अ गेट। अब ये एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं, मीन्स एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज में दोनों तरह के गेट होते हैं। तो ये किसी भी तरह के जो आयंस होंगे उनके बाइंड होने पर ही ओपन और क्लोज होते हैं। तो इसी से आयन, अगर ये क्लोज होगा तो आयन सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, अगर ये ओपन होगा तो आयन सेल के अंदर आ पाएगा। क्लियर, तो पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, इस तरह के अलग अलग आयन चैनल हमें मिलते हैं। और कुछ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी होते हैं। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में क्या होता है, लाइगेंड मतलब कोई एक मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा, तो उस लाइगेंड के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यहाँ पर सपोज करो ये लाइगेंड के लिए बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पर कोई केमिकल आया और वो बाइंड हुआ, और वो बाइंड होकर फिर इस चैनल को ओपन करेगा, तो इसको हम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी बोलेंगे। तो हम ये जितने भी इंटीग्रल प्रोटीन हैं इनके क्या फंक्शन है, ये किस किस तरह के होते हैं, तो उनका तो मैं सेपरेट लेक्चर, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन पर होगा, कि हम अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और उनकी स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। क्लियर, अब देखिए दूसरा हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पर जो मैंने ये आपको ऑरेंज कलर में जो स्ट्रक्चर बनाई है, दीज आर व्हाट अ पेरिफेरल प्रोटीन, दीज आर व्हाट अ पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन नाम से ही पता पड़ रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो आउटसाइड में होंगे, ठीक है, वो बीच में एम्बेडेड नहीं रहेंगे, और ये जो हमारी एक्स्ट्रासेलुलर साइट है वहां पर जो यहाँ पर जो हेड मिल रहा है फॉस्फोलिपिड का, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाइंड करेंगे। क्लियर एवरीवन, तो आउटसाइड में तो क्या हो रहा है, ये पोलर हेड के साथ बाइंड कर रहे हैं, पर इनसाइड में ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल प्रोटीन के साथ भी बाइंड करके रखे। क्लियर, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर और हमें मिलती है यहाँ पर, वो हमारे पास में है जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है, उन्हीं पर एक और स्ट्रक्चर हमें मिलती है, दैट आर नॉन एज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ऑल्सो अटैच on the plasma membrane protein, और such kind of protein are known as a glyco। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। जो सेल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्लाइकोप्रोटीन बनाया है। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बनाया, कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, तो इस इंटीग्रल प्रोटीन पर ही
ये इंटीग्रल प्रोटीन कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्यों हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं, इस इंटीग्रल प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच है। तो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल तो ये खुद है ही सही, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच है। दिस वन इज अ कार्बोहाइड्रेट चेन विच इज अटैच विद द इंटीग्रल प्रोटीन। That's why we are calling it as a glycoprotein, which is a integral protein. ये इंटीग्रल प्रोटीन है, बट इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर ग्लाइको रीजन अटैच है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट रीजन अटैच है, तो कार्बोहाइड्रेट की रिंग इस पर अटैच होती है। क्लियर। अब ये कार्बोहाइड्रेट की जो रिंग इस पर अटैच होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स पर, ये कार्बोहाइड्रेट की रिंग में 2 से लेकर 60 मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की रिंग अटैच है, और कार्बोहाइड्रेट की रिंग में कितने हैं, 2 to 60 मोनोसैकेराइड्स हैं। ओके, 2 to 60 मोनोसैकेराइड्स हैं। इसका मतलब अब ये 2 to 60 मोनोसैकेराइड है। अब ये कैसे हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और सिंगल चेन भी हो सकते हैं। तो इन चेन फॉर्म हो सकते हैं और ब्रांच्ड फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर। और ये अगर 2 to 60 मोनोसैकेराइड्स है, तो इनको हम क्या कहेंगे, वी आर कॉलिंग देम एज अ ओलिगोसैकेराइड। व्हाट वी आर कॉलिंग, ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन जो है हर एक सेल के अंदर अलग अलग होगा। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हर एक सेल के अंदर अलग अलग होगा, क्योंकि किसी में 2, किसी में 3 मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड के, किसी में 4 है, किसी में स्ट्रक्चर्ड है, किसी में ब्रांच्ड है। ओके, तो इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह से सिग्नेचर मॉलिक्यूल हो गया सेल का। ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया, सिग्नेचर मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, सिग्नेचर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए, ये एक तरह से ओलिगोसैकेराइड हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो हमारे पास में किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई, और दूसरी हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या हो गई, ग्लाइकोलिपिड की हो गई। तो 2 स्ट्रक्चर हमारे पास में, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब इन दोनों में ही क्या चीज कॉमन है, ग्लाइको कॉमन है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कॉमन है। तो इन दोनों का ही कार्बोहाइड्रेट अपने ऊपर एक शुगरी कोट बना लेता है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, ग्लाइकोलिपिड्स, ओके, ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, इनके ऊपर कैसा क्या बन जाएगा, शुगरी कोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनके ऊपर क्या बन जाता है, शुगरी कोट। और दिस कोट इज नोन एज अ ग्लाइकोकैलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर बन जाता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट होता है हर एक सेल के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 2 to 60 मोनोसैकेराइड्स हैं। तो अब हर एक सेल के अंदर जरूरी नहीं कि कितने फिक्स नंबर पे हो, किसी में 3 हो सकते, किसी में 4 हो सकते, किसी में 15 हो सकते, किसी में 20 हो सकते हैं, किसी में ब्रांच होगा, किसी में चेन होगा। तो हर एक सेल के लिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, एक तरह से सिग्नेचर मॉलिक्यूल हो गया। हम इसको सिग्नेचर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, सिग्नेचर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिफाई मार्कर हो गया उस सेल का। ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, उस पर्टिकुलर सेल को पहचानने का मार्कर हो गया। उस ग्लाइकोकैलिक्स से ही हम उस सेल को पहचान लेंगे। देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये सिग्नेचर मॉलिक्यूल हो गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो हम एक सेल को दूसरी सेल से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास में WBC है। अब WBC को हम कहते हैं कि ये हमारे सोल्जर्स हैं। तो हम ये हमारे सोल्जर्स कैसे हुए, कि ये कोई भी फॉरेन सेल, कोई भी फॉरेन माइक्रोब हमारे ऊपर जब अटैक करता है तो उसको किल करते हैं। तो अब WBC फॉरेन माइक्रोब को कैसे पहचानेंगे, जैसे अगर हम किसी फेयर में गए तो हमारा कोई फ्रेंड फेयर के अंदर हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें उसकी शर्ट पता होती है कि उसने ये कलर की शर्ट पहनी है, उसकी हाइट, हमारे पास उसका कोई मार्कर होता है। सिमिलरली WBC भी क्या करेगी, जैसे ही कोई फॉरेन माइक्रोब्स अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसके ग्लाइकोकैलिक्स को पहचान लेती है, और उसको ग्लाइकोकैलिक्स को पहचान कर उस पर आक्रमण करती है और उसको खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो WBC का जो इम्यून एक्शन है वो किस वजह से, कि वो उसके ग्लाइकोकैलिक्स, फॉरेन जो मटेरियल है, जो माइक्रोब है फॉरेन, जो हमारी बॉडी में एंटर करे, उसके ग्लाइकोकैलिक्स को पहचान लेगी और फिर अटैक करेगी। तो इम्यून रिएक्शन करने में बेनिफिट हो गया, पहला बेनिफिट। दूसरा, ग्लाइकोकैलिक्स का बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये शुगरी कोट होता है। तो जो हमारी RBC है, RBC देखिए बड़ी बड़ी आर्टरीज में भी मूव करती है और स्मॉलर कैपिलरी में भी मूव करती है। तो एक जगह तो RBC को क्या करना पड़ता है, अपनी साइज को कम करना पड़ता है। तो जब नैरो ब्लड वेसल्स के अंदर से निकलती है तो वो शुगरी कोट होता है, उस वजह से वो नैरो ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से निकल जाती है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती।
थर्ड जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो क्या है, जिसे हमारा एयरवे है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो वहां पर जब सेल हैं तो वो एरिया क्या ना हो, ड्राई आउट ना हो, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया हो तो जीआईटी ट्रैक्ट है या एयरवे है वो ड्राई हो जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जैसे बहुत टाइम तक हिंदुस्तान में तो ऐसी परंपरा है कि जैसे बहुत सारे लोग उपवास वगैरह करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं तो पानी नहीं पीते, ठीक है, या एयरवे है तो उसका किसी का ड्राई हो गया किसी डिजीज होने से, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि अगर हमें ये एरिया जो इंटरनल एरिया उसको ड्राई आउट होने से बचाना है तो ग्लाइकोकैलेक्स का शुगरी कोट जो है उसमें हेल्प करे। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई, उसमें हमने दो चीजें पढ़ी। पहला ही पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बताई। थर्ड मैंने बताया लिपिड बाइलेयर का होता है, और लिपिड बाइलेयर में हमारे पास में 3 कंपाउंड है, कौन सा, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड, इनके परसेंटेज बताए और इनके अंदर क्या क्या होता है, मींस पोलर एरिया और नॉन पोलर एरिया बताए, ये किस किस बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच होते हैं वो चीजें आप लोगों को बताई। सेकंड मैंने मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बताया जो कि 2 तरह के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन है और इंटीग्रल प्रोटीन है, जिन्हें की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल रहे हैं। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम की तरह भी वर्क करेंगे, आयन चैनल की तरह भी वर्क करेंगे, रिसेप्टर की तरह भी वर्क करेंगे, लिंकर प्रोटीन की तरह भी वर्क करेंगे। तो यही जो है सेल के अंदर आयंस के मूवमेंट को और अलग अलग एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। तो इनके फंक्शन हम सेपरेटली पढ़ेंगे और इंटीग्रल प्रोटीन कितने कितने तरह के हो सकते हैं वो भी हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में बताया, और इंपॉर्टेंट जो है ग्लाइकोकैलेक्स कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट चेन अलग अलग होती है, सिग्नेचर मॉलिक्यूल है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई और ग्लाइकोकैलेक्स होने के बेनिफिट आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन समझ में आएंगे। क्या फंक्शन है इसके, ये एक तरह से बैरियर हो गया, तो आयन के किसी भी आयन या मॉलिक्यूल के आने जाने को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई होप आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ में आई है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय।